अमीर देवरानी की महल, गरीब जेठानी की पेड़ की छत। माँ, बहुत ठंड लग रही है। पापा एक रजाई ले आओ, मैं कल रात को भी सो नहीं पाया था। बस कुछ दिन की बात है बच्चों, बहुत जल्द हमारे पास भी रजाई होगी। अरे बच्चों, तुम सब खाना खा लो। आशा, तुम बहू बच्चों के साथ इस घर में सो जाना। मैं और अशोक घर के बाहर सो जाएंगे। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और कुछ देर बाद विनोद और अशोक ठंड में कांपते हुए घर के बाहर घास के ऊपर एक पतला सा चादर बिछाकर सोते हैं। तो वहीं आशा, कोमल, राजू और पिंकी के साथ चूल्हे में कोयला जलाकर अपने पेड़ के जड़ पर बने छोटे से घर में सोती हैं। आखिर क्या मजबूरी है इस परिवार की जो इतनी ठंड में इस तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है। आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। अरे बहू, तो सुबह से शादी की तैयारियों में ही लगी है, थोड़ा आराम से बैठकर खाना खा ले। माँ जी, आराम करने की फुर्सत ही कहाँ है। कल सुबह तक इसी घर में मेरी देवरानी आ जाएगी, उसके बाद ही इस ठंड में मुझे आराम करने का मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अपनी देवरानी के आने की खुशी में कोमल इतनी ज्यादा खुश थी कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसके घर में उसकी प्यारी देवरानी आती है। आहा, ले बहू, तेरी प्यारी देवरानी आ गई। अब तू ही इस ठंड में अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा। हाँ माँ जी। कोमल बड़े ही प्यार से अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है और अपनी देवरानी आरती को उसकी पहली रसोई के बारे में समझाती है। पर आरती अपनी पहली रसोई के लिए नहीं उठती और कोमल सारा खाना बना देती है और आरती के कमरे में जाकर उससे कहती है, आरती, आज तुम्हारी पहली रसोई थी पर ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, लगता है तुम्हारी आंखें नहीं खुली, इसीलिए मैंने सब कर दिया है, पर मीठे में तुम्हें ही कुछ बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने तो कसम खा ली है नई बहू से ही काम करवाने की। चलो मीठे में हलवा बना दूं। आज से पहले ठंड हुई या गर्मी, मैंने अपने घर की रसोई में खुद पानी पीने के लिए कदम नहीं रखा और यहाँ मुझे आप लोगों के लिए इस ठंड में हलवा बनाना पड़ रहा है। आरती मुंह बनाकर ठंड में कांपती हुई रसोई में हलवा बनाने जाती है, पर कोमल को आरती का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद, अरे बहू, तुझे अपनी पहली रसोई पर सिर्फ एक हलवा बनाना था और उसमें भी तूने नमक डाल दिया। ये कैसा हलवा बनाया है तूने? अच्छा नहीं लगा तो अपनी गरीब बहू से कह दो। मेरे बस की नहीं है इस ठंड में आप लोगों के लिए काम करना, और वैसे भी मैं बहुत बड़े घर की लड़की हूँ, ऐसे छोटे घर में रहना मेरी शान के खिलाफ है और आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये घर मेरे पति के नाम पर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ और आप मुझसे ही काम करवा रहे हो। आरती, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और पहले ही दिन ऐसी कठोर बातें? हमसे कोई गलती हुई है क्या? मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगती। घर में आते ही आरती अपने पैसों का घमंड अपने घर वालों को दिखाने लगती है और उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है आरती की मनमानी भी बढ़ने लगती है। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ। तुम गरीबों के पास हीटर भी नहीं है। जेठानी जी, ठंड में हाथ पैरों में दर्द होता है, प्लीज थोड़े से मेरे हाथ पैर दबा दो। आरती, मैं उम्र में और रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ, थोड़ा तो शर्म करो। ठीक है, ठंड ज्यादा है, तुम बड़े घर की हो इसलिए घर के काम नहीं करती और मैं गरीब हूँ इसलिए तुम मुझे देखना पसंद नहीं करती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे अपनी नौकरानी बनाकर रखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? भूल गई क्या कि ये घर मेरे पति का है और मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, तुम सब पर एहसान कर रही हूँ, वरना इस ठंड में मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर भी बाहर निकाल सकती हूँ। बस बहुत हो गया, जब से तो इस घर में आई है बस हमें जलील किए जा रही है, अब हम और नहीं सहेंगे। कोमल, तुम्हारी देवरानी तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, चलो हम इस घर से चलते हैं। पर हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, हम इस ठंड में कहाँ जाएंगे? बहू, हम कहीं भी जाएंगे पर इस घर में नहीं रहेंगे। आरती के बर्ताव से सभी घर वालों का दिल टूट जाता है और पूरा परिवार ठंड में अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं और काफी दूर चलने के बाद वह एक पेड़ जिसकी जड़ जमीन के ऊपर थी, वह सब उस जड़ और पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं।
आह, ई, यहाँ कितनी ठंड लग रही है। रात भी ज्यादा हो गई है, यहाँ से कहाँ जाएं? दादी, मुझे तो ठंड के साथ बहुत नींद भी आ रही है। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ से कहीं और जाना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, आज रात यहीं रहने का इंतजाम कर लेते हैं। मैं कुछ लकड़ियां जोड़ कर लाता हूँ, आग जलाकर बैठ जाएंगे ताकि ठंड कम लगे। इस तरह पूरा परिवार आसपास से लकड़ी चुनकर आग जलाकर बैठ जाते हैं और तभी राजू अपने घर वालों से कहता है, चाची बहुत बुरी हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, पर कोई बात नहीं, हम इसी पेड़ पर अपना घर बनाकर रहेंगे जैसे कि कहानियों में होता है। बेटा, कहानी और हकीकत में फर्क होता है। पर बहू, कहानी भी तो हकीकत की जिंदगी से ही प्रेरित होती है। राजू बिल्कुल सही कह रहा है, हम इस पेड़ की जड़ों पर ही अपना झाड़ियों और लकड़ियों से छोटा सा घर बनाएंगे। राजू की बातों से विनोद और अशोक के दिमाग में आइडिया आता है और दोनों बाप बेटे मिलकर 3 दिनों तक कड़ी मेहनत करते हैं और आसपास से झाड़ियाँ, लकड़ियाँ, पन्नी आदि सामान ढूंढकर अपना एक छोटा सा घर बनाते हैं। इतने कम सामान में हम इतना छोटा घर बना पाए हैं कि हमारा पूरा परिवार भी नहीं आ सकता इसमें। पर माँ, आप ये तो देखो, हमारे सिर पर भी अब छत है। और रही घर की बात, तो मैं और पापा अभी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इस घर में अपना सारा सामान भी जमा कर लेंगे। घर इतना ज्यादा छोटा था कि पूरा परिवार एक साथ नहीं सो सकता था, इसीलिए अशोक और विनोद रात को घर के बाहर सोते थे और धीरे धीरे वह लोग जरूरत की चीज भी ले आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बढ़ती ठंड की वजह से एक दिन राजू और पिंकी रजाई की जिद करते हैं, पर पैसे ना होने की वजह से वो लोग सूखी घास और फटे कंबल को ओढ़कर सोते हैं। तो वहीं अशोक और विनोद घर के बाहर सोते हैं, जहाँ एक तरफ गरीब परिवार इस ठंड को झेल रहा था, तो वहीं अमीर आरती अपने पति के साथ अपने घर में आराम से रह रही थी। दीपक, हमारे पास इतनी सारी रजाई रखी थी, फिर भी तुम ये जयपुरी रजाई ले आए। वैसे जब से तुम्हारे गरीब परिवार वाले यहाँ से गए हैं, हमारी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी हो गई है। वो तो है, पर ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम कल किसी 5 स्टार होटल में खाने के लिए चले, वैसे भी कल मेरा जन्मदिन है। हाँ, क्यों नहीं। दीपक और आरती एक सुखी जीवन जी रहे थे और क्योंकि आरती का बर्थडे था कल, इसलिए दीपक उसके साथ एक 5 स्टार होटल में जाता है, जहां वह लोग 10,000 का खाना खाते हैं। पर जब बिल देने की बारी आती है तो दोनों के ही क्रेडिट कार्ड नहीं चलते हैं। सर, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कैसे हो सकते हैं? आरती, एक बार तुम अपने पापा से बात कर लो, आखिर हमारे कार्ड ब्लॉक कैसे हो सकते हैं। आरती और दीपक के पास जो भी क्रेडिट कार्ड थे वो सारे आरती के पापा के दिए हुए थे, इसीलिए आरती अपने पिता को फोन करती है। पापा, ये सब क्या है? क्या सच में आपने मेरे और दीपक के क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों मेरी बदौलत जियो। मैंने तुम्हारी शादी कर दी है। शादी के बाद दीपक की जिम्मेदारी हो तुम, ना कि मेरी। और जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने फिजूल खर्च शुरू कर दिया है। अब तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। अब तुम दोनों को खुद मेहनत करके पैसे कमाने होंगे। पर पापा, हेलो हेलो। मैडम जी, बहुत हो गया नाटक, अब जल्दी से हमारा बिल पे करो। अगर आप दोनों ने होटल का बिल नहीं दिया तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। पापा ने हमारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, वो हमें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, हमें अब यहाँ से भागना होगा। इतना बोलकर आरती दीपक का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है, पर दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें घेर लेते हैं और तभी वहां से अपनी सैलरी लेकर विनोद और अशोक घर को जा रहे होते हैं। बेटा, हम दोनों की सैलरी आ गई है। कल सुबह होते ही सबसे पहले हम रजाई लेंगे। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। पापा, उधर देखिए, उस होटल के दरवाजे पर कितनी भीड़ है। चलो चलकर देखते हैं। होटल के दरवाजे पर भीड़ और शोर देखकर अशोक और विनोद होटल के दरवाजे पर आ जाते हैं, जहां वह आरती और दीपक को देख हैरान हो जाते हैं और उन्हें पूरा सच पता चलता है। जिसके बाद अशोक होटल के मालिक से कहता है, भाई साहब, कभी कभी ऐसी मुसीबत आ जाती है, आप चिंता मत कीजिए। पापा, हम अपनी सैलरी इन्हें दे देते हैं ताकि ये आरती और दीपक के ऊपर कोई केस न करे। रजाई हम फिर कभी ले आएंगे। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। अशोक और विनोद बिना कुछ सोचे समझे उनके खाने का बिल चुकाकर उनकी मदद करते हैं और वहां से जाने लगते हैं।
मुझे माफ कर दीजिए। भैंसों का इतना घमंड था मेरे अंदर कि घर आते ही मैंने 1 हफ्ते में ही आप लोगों को इतनी ठंड में बेघर कर दिया। पर मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब हम सब एक साथ रहेंगे। आप अब घर चलिए। सोचा था पहाड़ों में ससुराल होगा, बर्फ से खेलूंगी, ठंडी ठंडी वादियों में बैठकर गर्मा गर्म मसाला चाय पीऊंगी, लेकिन मेरे तो सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। चाय पीने की बजाय रोज रोज कंधों पर पानियों से भरी बाल्टी लाद कर पहाड़ पर चढ़कर घर ले जाना पड़ता है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था। पहाड़ों में रहने की वजह से चारों तरफ बर्फीली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। अनिका कंधों पर पानी से भरी बाल्टियां लाद कर पैदल चलते हुए पहाड़ के ऊपर में बने अपने ससुराल में जाती है और पानी को गर्म करने लगती है। नीचे से ऊपर पानी लाने में ही इतनी हालत खराब हो गई, अब ना जाने घर का कैसे काम करूंगी। ऊपर से बाप रे बाप ये ठंड। इससे अच्छा तो जंगल में ही ठीक थी, कम से कम वहाँ ऐसी कड़कड़ाती ठंड तो नहीं पड़ती थी। अनिका लकड़ी के ससुराल में बैठकर चूल्हे पर पानी गर्म करते हुए खुद से बातें कर रही होती है। अनिका पहाड़ जितनी सुंदर जगह में रहकर भी ये क्यों कह रही थी कि उसके रहने के लिए वो जंगल ही ठीक था। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। अनिका बेटा, शाम के 5 बज गए हैं, अब कहाँ जा रही है तू? अरे माँ, घर में एक भी लकड़ी नहीं है, बिना लकड़ियों के चूल्हा कैसे जलेगा? लेकिन बेटा शाम हो चुकी है, अब सारे जंगली जानवरों के आने का समय हो गया है। क्यों परेशान होती हो माँ? मैंने मशाल ले ली है और जंगली जानवर से बचने के लिए मेरे पास चाकू भी है, आप घबराइए मत। अनिका अपने माता पिता के साथ जंगल में बने घर में रहती थी। जंगल में रहने की वजह से अनिका और उसके माता पिता को आए दिन कई नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी कोई जंगली जानवर से उनका सामना होता तो कभी जरूरत की चीजों के लिए उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलकर शहर जाना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अनिका और उसके माता पिता जंगल में रहना सीख जाते हैं। अनिका बेटिया, घर के बाहर तुमने आग जलाकर रख तो दी है ना, कहीं कोई जंगली जानवर घर में न घुस आए। अरे हाँ बाबा, रख दिया, और मैंने ये जड़ी बूटियों से दवाई भी बना दी है। कल से आपके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था ना, इस दवाई को लगाने के बाद आपके घुटनों का दर्द छूमंतर हो जाएगा। और ये देखिए, आज मैंने हम सबके लिए मिक्स वेज की सब्जी बनाई है। जंगल में रहने वाले लोगों को पानी इतनी मुश्किल से नसीब होता है, लेकिन हमें देखो, जंगल में रहकर भी हमने अपने रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। अरे ये तो हमारी बिटिया रानी का कमाल है, उसी ने तो ये सब करा, वरना हम कहाँ इस घने जंगल में जंगली जानवरों के बीच और बिना किसी सुविधा के रह पाते। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनिका ने अपने घर के बाहर ही सब्जियों की खेती करनी शुरू कर दी थी। वहीं अपने पिता के साथ लकड़ियां काट कर अनिका शहरों में बेचती थी। साथ ही साथ जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों से अनिका अपने घर के लिए दवाइयां भी बना देती। और अब तो जंगल में रह रहकर उन्हें जानवरों से बचने के उपाय भी आ चुके थे। समय गुजरता है और आज अनिका को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। अनिका उन लोगों को पसंद आ जाती है और अब अगले महीने ही अनिका की शादी होती है। क्या अनिका बेटा, तू खुश नहीं है क्या अपने रिश्ते से? मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना होगा। मैं वहाँ पहाड़ों में रहूंगी और आप यहाँ जंगलों में। अरे बिटिया रानी, हमें तो यहाँ रहने की आदत हो गई है और अब हमारी जिंदगी है ही कितनी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुझे पहाड़ों का ससुराल मिला है। अब तू पहाड़ी जिंदगी जिएगी और खुश रहेगी। माना कि पहाड़ों में ठंड होती है, लेकिन कम से कम तू जंगली जानवर से तो बची रहेगी। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार अनिका अपना जंगल वाला मायका छोड़कर पहाड़ों वाले ससुराल में आ जाती है। अनिका पहली बार पहाड़ी इलाके में आई थी तो उसे बहुत तेज ठंड लगने लगती है। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तो जम ही जाऊंगी यहाँ पर। अरे बहू, ये ठंड तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस यहाँ की रोजमर्रा की ठंड है। तू यहाँ आग के पास बैठ जा, मैं तेरे लिए गर्म कपड़े लेकर आती हूँ। मनोरमा घर में रखे लोहे के संदूक को खोलती है और उसके अंदर से कुछ गर्म कपड़े निकालकर अनिका को दे देती है, जिसे पहनकर अनिका को थोड़ी राहत मिलती है और ऐसे ही रात कट जाती है। और आज उसके पहाड़ों वाले ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। अरे माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, लेकिन चूल्हे के पास तो कोई भी सब्जी रखी ही नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं? हमारे घर के बाहर जो ढलान है ना, वहीं पर सारी सब्जियां होती हैं हमारे घर की। जा वहां से सब्जियां तोड़ कर लिया। अनिका जैसे ही ढलान के पास सब्जियां तोड़ने के लिए जाती है, अरे बाप रे बाप, ये ढलान तो सीधा नीचे की तरफ जा रही है। अगर जरा भी पैर इधर उधर हुआ तो मैं तो सीधा पहाड़ी के नीचे ही गिर जाऊंगी।
अनिका फूंक फूंक कर कदम रखती है और थोड़ी बहुत सब्जियां तोड़कर वापस आने लगती है कि तभी अचानक बर्फ पड़ने की वजह से अनिका का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर पड़ती है। मेरी कमर, हाय रे, लगता है टूट गई। अनिका अपनी दर्द भरी कमर को संभालते हुए घर के अंदर जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने लगती है। अनिका ने पहाड़ों में रहने के बारे में जितना आसान सोचा था उतना आसान था नहीं। हर छोटे बड़े काम के लिए अनिका को पहाड़ी इलाके में काफी दिक्कत होती थी। मैं तो इस पहाड़ी ससुराल से परेशान हो चुकी हूँ। ना सो सकती हूँ, ना कहीं बाहर घूम सकती हूँ। उल्टा आए दिन तो मेरे यहाँ गिरने पड़ने से चोट लगती रहती है। कम से कम अपने जंगल वाले मायके में मुझे ये सब तो सहन नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। इस पहाड़ों के ससुराल में ही मुझे अब जुगाड़ करके रहना होगा, वरना ऐसे तो मैं अपनी पहाड़ी ससुराल में कभी गुजारा ही नहीं कर पाऊंगी। अनिका बहू, तू ये इतने सारे लोहे की कीले क्या लेकर आई है और ये इतने सारे जूते यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ जी, बर्फ पर चलना हमारे लिए काफी मुश्किल है। उस दिन मैं गिर गई थी और कल आप गिर गई थी, इसलिए मैं एक ऐसा जुगाड़ तैयार कर रही हूँ जिससे हम आराम से बर्फ पर चल सकते हैं। लेकिन इन जूते और कील की मदद से किस तरह बहू? माँ जी, आप बस देखती जाइए। अनिका उन सभी जूते के अंदर लगी सोल को निकालती है और उसके अंदर कील ठोकने लगती है। कील ठोकने के बाद अनिका वापस सोल लगाकर उसके ऊपर रुई लगा देती है, जिसे पहनकर अब जैसे ही अनिका और मनोरमा बाहर बर्फ पर चलती हैं तो उनको बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बिगड़ता। अरे वाह अनिका बहू, अब तो मैं इस बर्फ पर चलने के साथ साथ भाग भी सकती हूँ। दोनों सास बहू को बर्फ पर यूं आराम से चलता फिरता देखकर उनकी पड़ोसन सरिता उनके पास आती है। अरे, आप लोग तो बर्फ पर इतने आराम से चल फिर रहे हैं, बिल्कुल भी फिसल नहीं रहे, ऐसे कैसे? ये तो मेरी अनिका बहू का कमाल है। काकी, आप इस जूते को पहन कर देखिए। इसे पहनने के बाद आप बर्फ पर आराम से चल सकती हैं, वो भी बिना फिसले। सरिता जैसे ही अनीता के बने हुए उन जूते को पहनती है तो वो भी अब आराम से बर्फ पर चलने लगती है। आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? किसने कहा था आपको जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने के लिए? देखा, लग गई ना आपको चोट? अरे, ये तो रोजमर्रा का ही है। अब पहाड़ पर से रोज चढ़ने उतरने में ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती है ना। घर में दवाई भी खत्म हो गई है। पहाड़ पर रहने का सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है, जब भी जरूरत पड़ती है तो दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं। अरुण बेटा, तू बैठ, मैं तेरे लिए हल्दी का लेप बना कर लाती हूँ। अपने ससुराल में दवाइयां खत्म हो जाने की बात से अनिका को याद आता है कि जब वो अपने जंगल वाले मायके में रहा करती थी तो कैसे जड़ी बूटियों से दवाई बनाकर रख दिया करती थी। अगले दिन अनिका आसपास की जगह में जाती है और वहां से ढेर सारी जड़ी बूटियों को लाकर उन्हें पीसकर उनसे दवाई बनाने लगती है। अनिका बहू, ये तू क्या कर रही है? माँ जी, जब मैं अपने जंगल वाले मायके में रहा करती थी तो इसी तरह दवाइयाँ बनाकर रख देती थी, और जब भी घर में किसी को जरूरत होती थी तो वो इन दवाइयों का इस्तेमाल कर लेता था। अपनी बहू की समझदारी देख मनोरमा को काफी खुशी होती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज पहाड़ का मौसम कुछ ज्यादा ही खराब होता है। भारी बर्फ की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वहीं घर में पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सभी प्यास से परेशान हो रहे थे कि तभी अनिका को एक और आइडिया आता है और वो थोड़ी सी बर्फ लाकर उसे ही चूल्हे पर गर्म करने लगती है और पानी के गर्म होते ही उसे छानकर साफ कर लेती है। ये लीजिए, पानी पीजिए। अब हमें बार बार पानी के लिए पहाड़ पर ऊपर नीचे नहीं चढ़ना होगा। वैसे अनिका, अब तक का ये तुम्हारा सबसे अच्छा जुगाड़ था। अगर ये हम आसपास के लोगों को बताएंगे तो उनकी भी इससे कितनी मदद हो जाएगी ना। बार बार पानी के लिए उन्हें पहाड़ पर चढ़ना उतरना नहीं होगा। बर्फ पर चलने वाले जूते, पानी की जुगाड़ और जड़ी बूटियों की दवाई बनाने की वजह से आसपास रह रहे लोगों को भी काफी मदद होती थी। इसी के साथ अनिका कुछ समय में लकड़ियों के छोटे छोटे हीटर भी बनाती है और आसपास के लोगों को भी हीटर बनाने के बारे में बताती है, जिसके चलते वो सभी भी हीटर बनाते हैं और कड़कड़ाती बर्फीली मौसम में भी सबके घरों में गर्माहट रहती है। अपने साथ साथ अनिका अपने ससुराल के आसपास में सभी लोगों को भी पहाड़ों में रहने में मदद करती है और इसी तरह की छोटे मोटे जुगाड़ को जारी रखती है।